हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 9 का फिजिक्स, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। लगभग ये चैप्टर आपका समाप्त भी होने वाला है, लेकिन इसके पहले हम कल वाले वीडियो में दिए थे कि पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक, आपको दोनों स्थितियों में बताया गया था कि स्मॉल जी का मान क्या होगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी स्मॉल जी का मान घटता है और ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है। ठीक, तो पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिकतम होता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, अर्थात जब वह पृथ्वी के एकदम गुरुत्व केंद्र पर पहुंच जाता है, तब वहां पर जी का मान शून्य होता है। यदि पूछा जाएगा कि पृथ्वी त्वरण का मान कब शून्य होता है, तो कब शून्य होगा? जब पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, अर्थात जब मतलब पृथ्वी क्या होगा, जब वह उसके केंद्र पर पहुंचेगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर होगा, तब उस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वह शून्य होगा। ठीक, ऊपर जाने पर भी जी का मान शून्य होता है और नीचे जाने पर जी का मान शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक, और ऊपर जाने पर भी स्मॉल जी का मान घटता है। तो दोनों स्थितियों में स्मॉल जी का मान कम होता है। ठीक, और पृथ्वी के तल पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है। ठीक, अब इस पर आपको कुछ क्वेश्चन को हल करना है। जैसे स्मॉल जी बराबर आपको बताया गया था जी एम ई बटे आर स्क्वायर और जी डैश बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एक कब होगा? जब पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जाता है। ठीक, तब उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर जी एम ई बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, अभी इस पर एक क्वेश्चन को हल करते हैं हम। देखिए, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या त्रिज्या 64 किलोमीटर है। ठीक, तो देखिए पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। तो यहाँ पर पृथ्वी तल पर बताया गया है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, इसका फार्मूला बताया गया, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर स्क्वायर। ठीक, पृथ्वी तल से कहा जा रहा है कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से
ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण आप कह सकते हैं पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण मान लेते इसको g डैश। जब पृथ्वी तल पर है उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण g माना गया, और जब पृथ्वी तल से ऊपर जाता है इसको मान लेते हैं g डैश। तो कैपिटल G m e बटे r e प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा, मतलब जो पृथ्वी तल से ऊपर जाता है उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वह पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाता है। अर्थात देखिए ये दोनों समीकरण बना आपका, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा, अर्थात पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश जो है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा हो जाता है, अर्थात g डैश बराबर जो है वह g/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, g डैश बराबर g/2 जो लिखा गया है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं दोनों समीकरण दिया गया है। देखिए g बराबर कैपिटल G m e बटे r e स्क्वायर। ठीक, और दूसरा था g डैश बराबर g m e बटे r e प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिए इस समीकरण इसको 1 माना गया था, इसको समीकरण 2 माना गया था। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करते हैं, समीकरण 2 से भाग करने पर ठीक, तो देखिए इसमें जब भाग किया जाएगा तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करते हैं तो इस तरह से बनेगा। तो यहां पर आपको मिलेगा, फिर से देखते हैं, g/g डैश बराबर कैपिटल G m e बटे r e स्क्वायर। इसका मान रखेंगे तो गुणा के रूप में जब चेंज किया जाएगा यहाँ पर हो जाएगा r e प्लस h का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा g m e, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो g/g डैश बराबर r e प्लस h का होल स्क्वायर बटे r e का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से हम क्या करते हैं, r e को कॉमन लेते हैं, r e को यहां से जब कॉमन लिया जाएगा तो r e स्क्वायर होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। ठीक, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस h अपान r e का होल स्क्वायर बटे r e का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, इस प्रकार मिलेगा आपको g/g डैश बराबर 1 प्लस h अपान r e का होल स्क्वायर। ठीक, जहाँ दिया गया है कि g डैश बराबर होता है g/2 के। ठीक, g डैश बराबर है g/2 के, यहां से निकाल सकते हैं 2g डैश बराबर g। ठीक, या g डैश या 2 बराबर g/g डैश। ठीक, अब इसके बाद दोनों का हम मान रख लेते हैं। इसका मान आया है g/g डैश का मान आ गया है आपका 1 प्लस h अपान r e का होल स्क्वायर, ये तो आया है। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। ठीक, तो 2 बराबर 1
किलोमीटर, ठीक, 6400 किलोमीटर को आर का मान रख देते हैं, ठीक। हाँ, इसमें लिख दिया है आर का मान, या आप कर सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। पहले इस समीकरण को मान लेते हैं 3, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक। दोनों पक्षों का जब वर्गमूल दिया जाएगा, एक हो जाएगा √2, यहां पर हो जाएगा 1 + h/r, ठीक। अब देखिए √2 का मान होता है 1.414 बराबर 1 + h/r। एक को इसमें से लेकर आते हैं, एक घट जाएगा इसमें से, हो जाएगा 0.414 बराबर h/r, ठीक। इसमें हम गुणा कर देते हैं, 0.414 गुणे RE बराबर h। RE का मान दिया गया है, तो 0.414 गुणे 6400 किलोमीटर बराबर h, ठीक। अब इसको गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर जितना आएगा वही उसका ऊंचाई होगा, ठीक। गुणा करने पर आपका आ जाएगा 2600। देखिए गुणा करके देख लेते हैं, ठीक। देखिए गुणा करने पर आपका आ रहा है h बराबर 2650 किलोमीटर, ठीक। एक क्वेश्चन है, आपको जो कल पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जो फार्मूले बताए गए थे उसी पर आधारित एक क्वेश्चन था, ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए, कह रहा है कि एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कण को अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में लगा समय ज्ञात कीजिए। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कण को अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में लगा समय ज्ञात कीजिए। जिसमें दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। देखिए कह रहा है एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। मतलब किसी भी वस्तु को ऊपर की दिशा में 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कण को अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में कितना समय लगता है, ठीक। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक, तो उसके उच्चतम बिंदु पर उस कण का जो वेग होता है वो 0 हो जाता है।
वह शून्य हो जाता है। ठीक, ऊपर की तरफ जब हम फेंकते हैं, आपको 3 समीकरण बताए गए थे, गति के 3 समीकरण बताया गया था, जिसमें एच v बराबर u प्लस एटी बताया गया था प्रथम समीकरण। दूसरा था एच बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जब हम पृथ्वी के वृत्त के अंतर्गत बात करते हैं तो वहां पर जो त्वरण रहता है a, वह किसके बराबर हो जाता है? g के। ठीक, जब हम वृत्त के अंतर्गत बात करते हैं तो a बराबर g के हो जाता है, और जहां पर दूरी s रहता है तो वहां पर s बराबर हो जाता है h के। ठीक, s बराबर h। और एक स्थिति और है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब उस समय उसका वृत्तीय त्वरण जो होगा वहां पर नेगेटिव होगा। यहाँ पर जो हम समीकरण बनाते हैं v बराबर u प्लस एटी, वहां पर v बराबर u माइनस gt होगा। कब? जब हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ये नीचे की तरफ आएगा तो वहां पर v बराबर u प्लस gt हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्व दिशा में, ऊपर की ओर। ठीक, तो कण को अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में कितना समय लगता है? तो मान लेते हैं कण को उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में, कण को प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में लगा समय, माना कण को प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में लगा समय t सेकेंड। ठीक, और इसमें देखिए u का मान दिया गया है 49 मीटर प्रति सेकेंड, और जब वस्तु अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो उसका अंतिम वेग जो होता है 0 हो जाता है। ठीक, तो v बराबर q प्लस gt या v बराबर q माइनस gt लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वस्तु को ऊपर की दिशा में फेंका जा रहा है। तो गति के प्रथम समीकरण से यहाँ पर लिखेंगे v बराबर u माइनस gt। ठीक, यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वस्तु ऊपर की दिशा में फेंका जा रहा है। ठीक, लेकिन जब हम वस्तु ऊर्ध्व दिशा में बात करते हैं वहां पर त्वरण जो होता है वहां पर g हो जाता है। ठीक, तो v का मान 0, u का मान है 49 माइनस g का मान दिया गया है, g का मान है 9.8, समय है t। ठीक, तो यहाँ पर 9.8 t बराबर हो जाएगा 49। ठीक, क्योंकि माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो t बराबर 49 बटे 9.8। दशमलव को हटाने के लिए हम 10 से पूरा और 10 से भाग कर देते हैं, तो t बराबर आ जाएगा 490 बटे 98। ठीक, तो इसमें हम भाग करते हैं, कितना आएगा भाग करने पर? ठीक, 2 से देखिए 49 से कम 49, 49 दूरी कितना होगा? 2 9 18 के 8, 2 चौका 9, 98 होगा ना। तो t बराबर आपका आ जाएगा 10/2। ठीक, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10, तो t बराबर आपका आ गया 5 सेकेंड। t बराबर 5 सेकेंड। इसका मतलब कण को अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में कितना समय लग रहा है? 5 सेकेंड लग रहा है। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन था आपका। इसके बाद आपको इसमें देखिए पढ़ना है अभी दाब। दाब किसे कहते हैं? ठीक, आपको दाब की परिभाषा बताया गया है कक्षा 8 में। ठीक, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को
दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक, इसका सूत्र होता है, एक मिनट, इसे P से व्यक्त करते हैं। प्रेशर, ठीक, व्यक्त करते हैं। P बराबर होगा, सूत्र इसका P बराबर F/A। ठीक, P बराबर F/A। देखिए, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल हमारा A है, क्षेत्रफल पर लगने वाले बल क्या है, F, तो दाब कहते हैं P बराबर F/A। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, F का मात्रक न्यूटन, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या अथवा इसी को लिखते हैं इस तरह से, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा दाब। इसके बाद आपको पढ़ना है तरल दाब। ठीक, तरल दाब, तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए दाब को तरल दाब कहते हैं। तरल मतलब है जैसे कोई द्रव है या गैस है, ठीक, इन्हीं को तरल कहा गया है। तो इनको जिस पात्र में रखा जाता है वह उन्हीं का आकार क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए दाब को तरल दाब कहते हैं। तरल में भी एक भार होता है, ठीक, और ये जो तरल होता है वह उसके क्षेत्रफल या उसके तल में और उसके किनारे दाब लगाता है। ठीक, तरल जो होता है वह उसके तल पर भी दाब लगाता है, उस पात्र के, और उसके किनारे पर भी दाब लगाता है। ठीक, तो तरल दाब किसे कहेंगे, तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए दाब को तरल दाब कहते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।